नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं पीपीओ के संबंध में। अपने पीपीओ को कैसे देखें? अधिकतर सैनिक भाइयों और सैनिक परिवारों ने इसे एक कागज का टुकड़ा समझ करके अपने बक्से में डाल रखा है, परंतु ये कागज का टुकड़ा बहुत ही अहम है आपकी पेंशन के विषय में। क्या आपको पता है इस पीपीओ में जो आपकी डिटेल दी रहती है वो आपके लिए आने वाले समय में मुसीबत भी बन सकती है। अपने पीपीओ को चेक कैसे करें? इसमें जो डिटेल दी रहती है, आपका बायोडाटा दिया रहता है, आपकी पेंशन आपको कितनी लागू है, आपका कौन सा पे लेवल मिल रहा है, इत्यादि बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा। इसे एक साधारण कागज का टुकड़ा समझ करके यूं ही अपने बक्से में मत डालिएगा, इसको देखिएगा और कोशिश करिएगा इसकी एक दो फोटो कॉपी करा करके अपने घर में अन्य फाइलों में भी रख लीजिएगा। क्योंकि ये पीपीओ जिन सैनिक भाइयों का गुम हो जाता है फिर वो परेशान होते हैं, क्योंकि स्पर्श पोर्टल ऑनलाइन चलाना आता नहीं है और पीपीओ को खगालते रहते हैं। पता नहीं रहता है कि कितनी पेंशन लागू है और कितनी मिल रही है, और प्रश्न पे प्रश्न कमेंट सेक्शन के माध्यम से किए जाते हैं। एक बार जवाब मिल जाता है, दो बार जवाब मिल जाता है, हो सकता है बार बार जवाब आपको ना मिल पाए। तो आज मैं इस पीपीओ को लेकर के आपके बीच में बारीकी से चर्चा करूंगा और शुरू से लेकर एंड तक जो भी डिटेल दी है उनके विषय में आप लोगों को बतलाऊंगा। स्क्रीन के माध्यम से आप उस पीपीओ को देखिएगा। सबसे ऊपर आपके पेंशन ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर अक्सर आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। आपको इंफॉर्मेशन समय से मिल सके इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चर्चा कर रहा था पीपीओ को लेकर के। सबसे ऊपर वाले कॉलम में लिखा हुआ है कॉरिजेंडम पीपीओ डिटेल। ये कॉरिजेंडम नंबर भी आप देखिएगा, राइट साइड में लिखा हुआ है आपका कौन सा कॉरिजेंडम पीपीओ इश्यू हुआ है। जब से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीपीओ आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग समय पर जब भी आपकी पेंशन में कोई सुधार होता है या फिर कोई त्रुटि का आप सुधार करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कॉरिजेंडम पीपीओ इश्यू किया जाता है। मेरे अब तक 5 पीपीओ जनरेट हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो। सबसे ऊपर वाले कॉलम में लेफ्ट साइड पीपीओ नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर लिखा रहता है, जो कि 12 से 13 अंकों का होता है। आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे। इसके जस्ट नीचे ई पीपीओ नंबर लिखा रहता है, जो आपका रिटायरमेंट के समय ओरिजिनल पीपीओ नंबर मिला था वो पीपीओ नंबर है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है सर्विस डिटेल को लेकर के। सर्विस डिटेल आपका रेजिमेंटल नंबर, आप किस रैंक से रिटायर हुए हैं, वो आपका क्या ग्रुप था, आपका रिकॉर्ड ऑफिस, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और डिसिप्लिनरी एक्शन, लोडिंग इन एज, डेट ऑफ एनरोलमेंट। राइट साइड में देखिए डेट ऑफ एनरोलमेंट, भर्ती की तारीख, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रिटायरमेंट की तारीख, ट्रेड नेम, फॉर्मर सर्विस, क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पर जिन सैनिक भाइयों का ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर है उन सभी को ओआरओपी का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो प्रीमेचर हैं, एट ऑन रिक्वेस्ट हैं, उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलता है यदि 2014 के बाद में रिटायर हुए हैं तो। उससे पहले वालों को सभी को दिया जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम आता है पर्सनल डिटेल को लेकर के। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कम्यूटेशन परसेंटेज, नेशनलिटी, पैन कार्ड, ईमेल इत्यादि दिए हुए हैं और साथ में आपका एड्रेस लिखा हुआ है। ज़्यादातर समस्या मुझे इसी एड्रेस में देखने को मिलती है। अधिकतर पेंशनर्स कॉल के माध्यम से बोलते हैं कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है या फिर मेरा स्टेट का नाम ही चेंज हो गया है, इत्यादि समस्याएं बनी रहती हैं। ये बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप इसे अपने स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट के माध्यम से सही करवा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं पे डिटेल को लेकर के। आप जिस रैंक से रिटायर हुए हैं क्या आपका पे लेवल वही है या फिर यहाँ पर कुछ डाउन करके लिख दिया गया है? सबसे पहले लेफ्ट साइड में पे लेवल लिखा है। पे लेवल आपको कौन सा दिया गया है रैंक के हिसाब से वो लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर पे लेवल
आपका 05 है तो समझिएगा कि आपको हवलदार रैंक की पेंशन मिल रही है। यदि पे लेवल 06 है तो आप समझिएगा कि आपको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। या फिर इससे नीचे 5 से नीचे का पे लेवल है, जैसे कि 3 और 4 है। 3 है सिपाही का पे लेवल और 4 है नायक रैंक का पे लेवल। इसके साथ ही यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। मिलिट्री सर्विस पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, एवरेज पे लास्ट 10 मंथ, पेन पे मैट्रिक्स, एक्स ग्रुप पे लास्ट एलिमेंट्स ड्रॉन, डियरनेस अलाउंस, ये सब ग्रेचुटी लिखा हुआ है। पांचवा कॉलम है डिसेबिलिटी डिटेल को लेकर के। जो सैनिक भाई बोर्ड आउट पेंशन आए हुए हैं, एट्यूटेबल हैं, एग्रावेटिव हैं या नाना केस है, वो सब यहाँ पर मेंशन रहता है और आपको कितनी परसेंटेज रिकमेंड हुई है वो परसेंटेज भी यहाँ पर लिखी रहती है। इसके बाद में छठा कॉलम है स्पाउस डिटेल को लेकर के। आपके पत्नी का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल नंबर इत्यादि चीजें इसमें मेंशन रहती हैं। यदि कोई भी चीज में मिस्टेक हो तो अभी आप सभी दस्तावेजों से मिलान करिएगा और अपनी इस त्रुटि को सही करवा लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर पेंशनर्स के स्पाउस की नाम और डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक देखने को मिलती है। नाम और डेट ऑफ बर्थ में यदि मिस्टेक हुई तो आपकी पेंशन बाधित हो जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी भी चीज में यदि मिस्टेक है तो आपकी पेंशन चालू रहेगी, इससे विशेष खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में सातवां कॉलम है फैमिली डिटेल को लेकर के। जो भी आपके मदर, फादर, बच्चे हैं उन सभी का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा रहता है। आठवां कॉलम है करंट बेनिफिशियरी डिटेल, यानी कि वर्तमान समय में किसको पेंशन मिल रही है। आप पेंशनर हैं, आपका ही नाम लिखा गया होगा इसमें। देखिए पेंशनर नेम में राघवेंद्र सिंह सेंगर, इसके बाद में बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस, IFSC कोड और अकाउंट नंबर इत्यादि दिया रहता है। ये तो लगभग सही होता है, तभी आपके पेंशन खाते में पेंशन क्रेडिट हो रही है। इसके बाद में नौवां कॉलम है करंट बेनिफिशियरी एंटाइटलमेंट। आपको किस प्रकार की पेंशन मिल रही है, टाइप ऑफ पेंशन इसमें लिखा हुआ है। सर्विस पेंशनर हैं तो सर्विस पेंशन लिखा होगा। यदि डिसेबिलिटी के साथ हैं तो लिखा होगा सर्विस पेंशन विद डिसेबिलिटी एलिमेंट। यदि आप फैमिली पेंशनर हैं तो लिखा होगा इनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशनर। और यदि आप नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो लिखा होगा फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। इसके बाद में आते हैं 10वां कॉलम लमसम एलिमेंट्स। इसमें आपकी रिटायरमेंट के समय में जो ग्रेच्युटी आपको दी गई है वो लिखी रहती है। इसके बाद में भी समय समय पर पे कमीशन में जैसे ही आपकी बेसिक पे में सुधार होता है, यानी कि रिटायरमेंट के 15 सालों के अंदर यदि आपके बेसिक पे में इजाफा होता है तो आपकी यहाँ पर ग्रेच्युटी को चेंज कर दिया जाता है और आपका जो नेक्स्ट कॉलम है कम्यूटेशन को लेकर के, इस कम्यूटेशन की वैल्यू को भी चेंज कर दिया जाता है। यानी कि आपकी यदि पेंशन में संशोधन होगा तो यहाँ पर आपको ग्रेच्युटी जो लिखा गया है उसके और आपको जितना मिला है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपको आपके खाते में क्रेडिट भी किया जाएगा। और साथ में जो कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन की भी राशि आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से सैनिक परिवार, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। हमारे बहुत से सैनिक परिवार ये कहते हैं कि सर मेरा 15 साल का समय पूरा हो गया है, इसके बाद में भी हमारा कम्यूटेशन लगातार कट रहा है। ये बात मैं आपको कई बार बताते आया हूं, अनेकों वीडियो में मैंने आपको बात बताई है, लेकिन पुनः आज मैं दोहरा देता हूं। जो सैनिक भाई, मान लीजिए कोई सैनिक भाई 2010 में रिटायरमेंट आया है, इस दौरान यदि 7वां वेतन आयोग आया है या अन्य कोई वेतन आयोग आया है तो उसकी जैसे ही सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा तो उसके साथ साथ उसको ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की राशि में भी इजाफा होगा और जो राशि बकाया है वो उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। अब रिटायरमेंट के समय जो मूल कम्यूटेशन आपको दिया गया था वो समय के हिसाब से 15 सालों के अंदर रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद में जब जैसे कि 7th पे कमीशन आया 2016 में, आपको उस समय ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन दिया गया। ग्रेच्युटी रिकवर नहीं किया जाता, कम्यूटेशन रिकवर किया जाता है। कम्यूटेशन, इस कम्यूटेशन जो 2016 में मिला है, इस कम्यूटेशन को 15 सालों के अंदर नहीं काटा जाएगा, इसको 15 सालों के बाद काटा जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से इसका समय पीरियड बढ़ जाता है।
तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपने बैंक की पासबुक और अन्य डॉक्यूमेंट को भी, पेंशन डॉक्यूमेंट, पीपीओ को इत्यादि को चेक करें। आपको वहां पर स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि आपको किस वजह से आपके कम्यूटेशन को 20 साल होने पर भी काटा जा रहा है। और फिर भी आपको डाउट है तो आप अपने स्पर्श पोर्टल से पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कम्यूटेशन आने वाले कितने सालों तक और काटा जाएगा। मान लीजिए 2010 में जो पेंशन आए थे उनका 2025 में मूल कम्यूटेशन पूरा हो रहा है, इसके बाद में 2035 तक भी कम्यूटेशन काटा जा रहा है। तो वो क्यों काटा जा रहा है? वो इस वजह से काटा जा रहा है क्योंकि बीच बीच में आपकी पेंशन में रिवीजन हुआ है और उसी रिवीजन के तहत आपकी कम्यूटेशन की राशि आपको बार बार जारी हुई है। तो वो आपको समय समय पर इन्फॉर्म भी किया गया है। यदि नहीं भी इन्फॉर्म किया गया तो आपकी पेंशन खाते में से वो कम्यूटेशन को, राशि को काटा जा रहा है। आप उसको स्पर्श पोर्टल से पे स्लिप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी में आपको कितनी बेसिक पेंशन मिल रही है ये लिखा गया है। यहां पर सर्विस पेंशन आपको कितनी मिल रही है वो लिखा गया है। नेक्स्ट कॉलम है डिसेबिलिटी एलिमेंट को लेकर, डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिल रहा है, बेसिक वो भी लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक का ब्यौरा दिया रहता है और डीए का ब्यौरा नहीं दिया रहता क्योंकि डीए हर 6 महीने में बदलता है और उसी हिसाब से आप बेसिक पर डीए कैलकुलेट करके जोड़ लीजिए कि कितना आपको पेंशन मिल रहा है। इसी के साथ में और भी अन्य डिटेल दी रहती हैं और सबसे नीचे आपका ये पीपीओ कब जनरेट हुआ है ये भी दिया रहता है। आप देखिएगा, इट इज ए कंप्यूटर जनरेट डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन 15 सितंबर 2023, इस प्रकार से लिखा होगा सितंबर 2024। जब जब आपका ये पीपीओ जारी हुआ है, क्योंकि कॉरिजेंडम पीपीओ समय समय पर जारी होते रहते हैं, आपका ये लेटेस्ट पीपीओ कब जारी हुआ है वो नीचे आपकी डेट लिखी रहती है। दोस्तों, पीपीओ के संबंध में किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है वो इसके लिए एक कंप्लेंट भिजवा दीजिए कि उनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी इस कंप्लेंट के जरिए आपका माइग्रेशन शीघ्र ही स्पर्श में कर दिया जाए और जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, पीपीओ नंबर मिल गया है परंतु पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, वो भी अपनी कंप्लेंट अपने पेंशन कार्यालय को भिजवा करके अपना पीपीओ जनरेट करवा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करिएगा। यदि वहां से भी आपकी बात नहीं बन पा रही है तो फिर हमारे चैनल से भी संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है। आप अन्य भ्रामक चैनलों के संपर्क में मत आइएगा क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे जो पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक परिवार हैं अन्य चैनल के माध्यम से न जाने कितनी बढ़ा चढ़ा करके दी गई जानकारी को सुन लेते हैं, फिर परेशान रहते हैं, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाते हैं कि मेरा ये पैसा वो पैसा, जबकि होता कहीं कुछ नहीं है। झूठा और बढ़ा चढ़ा करके बताया गया चैनलों के माध्यम से आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाकर के जब वो आपकी समस्या का वहां पर समाधान नहीं करते हैं तो आपका वहां पर झगड़ा भी हो जाता है। इसलिए ऐसी भ्रामक जानकारी से बचें। आपकी जो वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां हैं सबसे पहले आपकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जो पेंशन कार्यालय है आपका जिला लेवल पर, उसमें दी जाती है। यदि वहां पर वो जानकारी नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपको कहीं भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। यदि किसी ऐसे वैसे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है तो आप पहले कंफर्म करिएगा, तभी आप आगे किसी पेंशन कार्यालय में जाइएगा, नहीं तो आप अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे अन्य पूर्व सैनिकों तक भी पहुंचाइएगा ताकि अन्य को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।